नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड सरकार ने योग और वेलनेस के क्षेत्र में बड़े कदम की ओर बढ़ते हुए बुधवार को उत्तराखंड योग नीति 2025 को कैबिनेट से मंजूरी दे दी। इस नीति का उद्देश्य राज्य को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित करना है। नीति के सफल क्रियान्वयन से अगले कुछ वर्षों में 13,000 नए रोजगार सृजित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नई नीति के तहत 2500 योग शिक्षकों को योग सर्टिफिकेशन बोर्ड से प्रमाणित किया जाएगा। इसके अलावा 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे और होटलों में रोजगार दिलाया जाएगा। राज्य में योग और ध्यान केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की योजना बनाई गई है। में योग को बढ़ावा देने के लिए यदि उन्होंने योग अनुदेशक रखे हैं 250 रुपये तक की प्रतिपूर्ति उक्त संस्थान को की जाएगी। इसके अलावा इसमें अन्य भी व्यवस्थाएं हैं, वो हम पॉलिसी आपको अलग से उपलब्ध करा दें। अटल आयुष्मान योजना और राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना चल रही है। इसमें आज ये हमारा जो विभाग है वहाँ पे इसमें काफ़ी बैकलॉग हो गया था और इसमें जो हमारे अस्पताल है या मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे पैसे देने में दिक्कत आ रही थी। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये निर्णय लिया गया कि 75 करोड़ रुपए सरकार द्वारा एज ए लोन इन विभाग को दिया जाएगा ताकि जो हमारे चिकित्सालय हैं उनकी प्रतिपूर्ति की जा सके। भाजपा ने पूर्व सीएम हरीश रावत के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान को कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी दबाव की राजनीति करार दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि उन्हें तो उम्र बढ़ने और विश्वसनीयता शून्य होने के चलते राजनीति से ही संन्यास ले लेना चाहिए। वहीं पार्टी में शामिल लोगों पर स्पष्ट किया कि हमारे साथ आकर सभी भाजपाई हो जाते हैं, जबकि हरदा के पास में कांग्रेसी भी नहीं बन पाते हैं। उन्होंने हरदा के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान को कांग्रेस में अंदरूनी राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बताया। अगर हरीश रावत जी ने कहा कि 2027 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम इसका स्वागत करते हैं। वैसे भी हरीश रावत जी को कांग्रेस अब कोई गंभीरता से लेती नहीं है और भाजपा ने तो कभी उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं है। मैं जानता हूं कि हरीश रावत जी ने आज 2 साल पहले ही कांग्रेस की हार को स्वीकृति दे दी है और ये हम बार बार कह रहे हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट होकर आएगी। अच्छा होता हरीश रावत जी जहां चुनाव लड़ने की घोषणा करते, साथ ही ये कह देते कि मैं अब राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास ले रहा हूं। आजकल अनेकों खिलाड़ी अपने खेल क्षेत्र से संन्यास राजनीतिक खेल के रूप में उन्होंने लिया है और मैं चाहता हूं हरीश रावत जी कांग्रेस से ही नहीं राजनीति से भी उनको संन्यास लेना चाहिए। राजधानी देहरादून को जाम से निजात दिलाने के लिए आरटीओ ने नया प्लान बनाया है। शहर के 8 से 10 व्यस्तम चौराहे पर अब आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टर नहीं दिखाई देंगे, बल्कि उससे पहले 100 मीटर पर ही सवारियों को उतारा और चढ़ा सकेंगे। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि इसके साथ ही मैकेनिक और बड़े मॉल को भी चिन्हित किया जा रहा है कि कहां पर ट्रैफिक का ज्यादा दबाव रहता है, उनको भी चिन्हित करने के लिए एक टीम का गठन किया गया है और ये टीम अगले 8 से 10 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद उस रिपोर्ट पर कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। इसमें हमने आरटीओ एनफोर्समेंट और हमने कार्ययोजना में ये तैयार किया है कि जितने भी हमारे व्यस्तम चौराहे हैं, जैसे ISBT हो गया, हमारा घंटाघर हो गया, रिस्पना पुल हो गया, रिस्पना चौक जो है, ऐसे हमने कुछ 7 से 8 पॉइंट चिन्हित किए हैं। उसमें जो भी हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिटी बस हो गया, मैजिक हो गए, विक्रम्स हो गए, ये कम से कम 100 मीटर पीछे रुके, वहाँ पर चौराहे हमारे खाली रहें जिससे जाम ना लगे। और उनके जो जैसे ISBT पे जो निर्धारित हमारे स्टैंड्स हैं या अगर बसेस हैं जो हमारी रोडवेज़ की, चाहे उत्तराखंड रोडवेज़ है चाहे बाहर की रोडवेज़ है, वो अंदर से ही सवारी को उतारें और जब गाड़ियाँ आती हैं हमारी देहरादून के अंदर, वहाँ पर भी ये रोड पे ही उतारते हैं। तो इनको ये सुनिश्चित करवाया जाएगा कि ये बस स्टैंड के अंदर उतारें जिससे रोड पे जाम की स्थिति ना रहे। इसके अतिरिक्त जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे यहाँ पर, बड़ी बड़े शोरूम्स बने हुए हैं और कुछ मैकेनिक्स की शॉप्स हैं जो रोड पे ही अपना काम करते हैं, उनकी गाड़ियाँ भी आगे रोड पे हो जाती हैं, उसको चिन्हित करा जाएगा। हमने अपनी टीम लगा दी है। विदिन 7 to 10 डेज़ ये अपनी पूरी रिपोर्ट बना के हम नगर निगम को और MDDA को भेजेंगे कि उस पर अपने स्तर से वो जो भी उनकी कार्रवाई होगी वो करें। देहरादून का सबसे मशहूर पिकनिक स्पॉट में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब नहाते हुए लोगों के बीच एक सांप आ गया। मामला देहरादून के सबसे भीड़ भाड़ वाले पिकनिक प्लेस सहस्त्रधारा का है, जहां का RK वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वहां नहाते लोगों के बीच में पानी में तैरता हुआ सांप आ गया। सांप को देखते ही वहां नहा रहे लोगों में हड़कंप मच गया और पूरे पिकनिक स्पॉट पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लेकिन समय रहते ही सांप को वहां से उठाकर बाहर करने के बाद वहां का माहौल शांत हो गया।
जहां आजकल शादियों में भव्यता दिखावे और शानो शौकत का रिवाज चल रहा है, वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी की सादगीपूर्ण शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। चमोली के जिलाधिकारी IAS डॉक्टर संदीप तिवारी ने हाल ही में हल्द्वानी की डॉक्टर पूजा से सादगी के साथ विवाह किया। उन्होंने ना तो कोई भव्य आयोजन किया और ना ही कोई दिखावा किया, बल्कि अपने व्यस्त प्रशासनिक दायित्वों के बीच समय निकालते हुए सामान्य रीति रिवाजों के साथ विवाह की रस्में निभाई और भगवान गोपीनाथ के आशीर्वाद के साथ वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। समुद्र तल की करीब 1500 फीट की ऊंचाई पर उच्च हिमालय लोकपाल घाटी में स्थित हिंदू आस्था का पौराणिक तीर्थ और श्री लक्ष्मण जी महाराज को समर्पित लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में श्रद्धालुओं की आमद बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु यहां पवित्र अमृत सरोवर में आस्था की पवित्र डुबकी लगाकर श्री गुरु लक्ष्मण महाराज जी लोकपाल देवता के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। कपाट खुलने से लेकर अब तक लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में करीब 5000 श्रद्धालु श्री लक्ष्मण जी महाराज और माता शक्ति के दर्शनों के लिए पहुंच चुके हैं। सिख धार्मिक तीर्थाटन स्थल श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के समीप ही मौजूद इन हिंदू सनातनी तीर्थ स्थल में पुलना भ्युंडार घाटी के स्थानीय लोगों के आराध्य और इस घाटी के रक्षक भगवान श्री राम के अनुज श्री लक्ष्मण जी महाराज और माता शक्ति की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि श्री लक्ष्मण जी ने यहाँ घोर तप किया था और यहाँ लोकपाल महाराज जी के रूप में पूजे जाते हैं। वहीं शेषनाग अवतार का स्मरण लेकर भी यहाँ पूजा होती है। रुड़की पुलिस ने मोहल्ला पठानपुरा और इमली रोड से चोरी करने वाले 3 आरोपियों को चोरी किए गए 100% माल की बरामदगी के साथ गिरफ्तार किया है। चोरी किए गए सामान में चांदी के जेवर, मोबाइल फोन, नगदी सहित 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पकड़े गए चोरों में से एक चोर रुड़की के पठानपुर में रह रहा था। पठानपुरा में पकड़े गए चोरों में से एक चोर रुड़की के पठानपुरा में रह रहा था, बाकी 2 चोर उत्तर प्रदेश के देवबंद के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों चोरों को रुड़की नहर किराना ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया है। पिछले 8-10 दिनों में 2 चोरी की घटनाएं रुड़की थाने में रजिस्टर्ड हुई थी, जिसमें जो कंप्लेनेंट है, वादी हैं, उन्होंने ये बताया था कि उनके घर से कुछ सामान चोरी हुआ, नकबजनी हुई है। पुलिस ने इमीडिएट मुकदमा दर्ज किया। SSI और कोतवाल दोनों ने टीमें बना करके इसमें ट्रैकिंग शुरू करी। कुछ CCTV फुटेज हमारे पास थे और कुछ संदिग्धों की लगातार पड़ताल चल रही थी। तो कल रात हमारी टीम ने 3 अभियुक्तों को पकड़ा, जिनके पास से इस चोरी का, इन 2 चोरियों में जो सामान में गया था वो 100% रिकवर हुआ है। चोरी की बाइक भी इनकी कब्जे से मिली है। एक और बाइक मिली है जिसके बारे में अभी पड़ताल की जा रही है और हमारा मानना है कि वो भी शायद चोरी की हो सकती है, क्योंकि तीनों अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त देवबंद से हैं। तो वहाँ उस संबंधित जिले से वार्ता की जा रही है, उसके बारे में डिटेल लिया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।